Yes, please. Good morning, everyone. Welcome to SD Commerce Career Sector 10 Panchkula. This is CA Dheeraj here and hope so you're doing well. In the previous lecture, chapter 10, that is all about company audit and its auditors के regarding हमारा running था and कुछ disqualifications last topic में हम लोगों ने start करी. Clear? And तकरीबन अगर मैं normally बात करूं last session के अंदर अभी हमने 4-5 डिस्क्वालिफिकेशंस ही क्या की थी, डिस्कस की थी, जिनमें से एक बार ओवरऑल रिवीजन पे थोड़ी सी पॉइंट की डिस्कस करते हैं कि पहली बात तो डिस्क्वालिफिकेशंस का मतलब क्या है. अगर आप इन डिस्क्वालिफिकेशंस में अट्रैक्ट कर जाते हैं, इन दैट केस या तो सर आपकी अपॉइंटमेंट ही नहीं हो पाएगी, या सेकंड केस अगर आपकी अपॉइंटमेंट हो भी गई देन आपको अपना ऑफिस क्या करना पड़ेगा, वेकेट करना पड़ेगा. क्लियर? इन दैट केस डोर लगा दो लास्ट आदित्य. तो इन दैट केस हम लोगों ने यहाँ पे पॉइंट कुछ डिस्कस किए, लाइक डिस्क्वालिफिकेशंस में सबसे पहला पॉइंट हम लोगों ने जो डिस्कस किया दैट इज ऑल अबाउट बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन किसको छोड़ के, एलएलपी. क्लियर? बिकॉज बॉडी कॉर्पोरेट का रीजन मैंने आपको बताया, बॉडी कॉर्पोरेट को क्यों डिस्क्वालिफिकेशन में लाया गया. सर, to make the professionals personally liable for their advice, for their opinion. यहां पे बॉडी कॉर्पोरेट को क्लियरली मना कर दिया गया, कोई भी प्रोफेशनल स्पेशली सीएस, क्लियर, अगर वो बॉडी कॉर्पोरेट बनाना चाहते हैं तो उनको बॉडी कॉर्पोरेट बनाना अलाउड नहीं है. मैक्सिमम टू मैक्सिमम एलएलपी को क्या किया गया, अलाउ किया गया. नंबर 2 पॉइंट, एन ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी. सर, आपकी कंपनी में से कोई ऑफिसर या एम्प्लॉय, ये तो मतलब ही नहीं है. एंड इवन आपके उस ऑफिसर या आपके एम्प्लॉय का नेक्स्ट आगे पार्टनर या नेक्स्ट आगे कोई एम्प्लॉय, उस पर्सन को भी हम यहां पे ऑडिटर अपॉइंट नहीं करेंगे. नंबर 4 पॉइंट, नंबर 4 पॉइंट के अंदर आपके पास 3 पॉइंट्स आए अलग अलग, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आपकी बिल्कुल सेम थी. पहला, अ पर्सन हु और हिज रिलेटिव और हिज पार्टनर. कहां पे? कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, होल्डिंग कंपनी, एसोसिएट कंपनी एंड सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग. 3 पॉइंट्स पढ़े. पहला पॉइंट, होल्डिंग एनी सिक्योरिटी. साफ बना, होल्डिंग एनी सिक्योरिटी देन यू आर डिस्क्वालिफाइड. बट नीचे जाके हमने कुछ एक्सेप्शन रीड आउट की कि सर रिलेटिव को थोड़ी सी रिलैक्सेशन दी गई है यहां पे, कि अगर आपका रिलेटिव उस कंपनी में, कंपनी होल्डिंग सबसी, मतलब मैं एक ही वर्ड यूज करूंगा, कंपनी में मतलब ओवरऑल जितनी भी कंपनीज है, किसी में भी. क्लियर? अच्छा, एक वर्ड और, सॉरी, यहां पे दोबारा रीड करना, एनी सिक्योरिटी इन द, सिर्फ एग्जम्पशन किसमें दी गई, कल हमने पॉइंट डिस्कस नहीं किया, एग्जम्पशन सिर्फ किसमें दी गई. सर, रिलेटिव को भी एग्जम्पशन दी गई, रिलेटिव को भी एग्जम्पशन दी गई, बट सर एग्जम्पशन दी गई सिर्फ और सिर्फ अगर उस कंपनी में, उस कंपनी में इसकी आगे सबसी, होल्डिंग, जो नेक्स्ट आगे एसोसिएट है, उनमें नहीं कहा गया. अगर तेरा रिलेटिव, इनका मीनिंग तो यहीं पे ये क्लियर होता है. लाइन दोबारा पढ़ो, पढ़ो क्या लिखा हुआ जी. However, पढ़ना. However, a person shall not be disqualified if his relative holds any security in the, क्या लिखा हुआ वर्ड, कंपनी. बट सर ऊपर तो आपने काफी सारे वर्ड्स बताए थे, CHSAS सारे थे. तो रिलेटिव को भी एग्जम्पशन दी गई सिर्फ और सिर्फ अगर उस कंपनी में जिसमें अपॉइंटमेंट होने की बात हो रही है, आगे नहीं, सबसे होल्डिंग एसोसिएट उसमें नहीं, अगर तेरा रिलेटिव उनमें, सबसी में, होल्डिंग में, एसोसिएट में, सबसी ऑफ सच होल्डिंग में कोई भी अगर होल्ड करेगा ना, देन इवन यू आर डिस्क्वालिफाइड. सिर्फ एग्जम्पशन दी गई, रिलेटिव को दी गई, और सिर्फ उसी कंपनी में जिसमें आपकी ऑडिटर अपॉइंटमेंट होने की बात चल रही है, और वो भी अप टू 1 लाख रुपीस तक की आप होल्ड करके रख सकते हैं. एंड इमीडिएट आपको नहीं उतारा जाएगा अगर मान लो 1 लाख से एक्सीड कर लेते हैं. क्लियर? 60 डेज का टाइम आपको दिया जाएगा ऑडिटर को, कि 60 डेज के अंदर अंदर आप अपना ये सारा पॉइंट सेटल डाउन कर लीजिए टू मेंटेन द लिमिट ऑफ ₹1 लाख. बट अगर फिर भी ना कर पाए, 60 दिन हो चुके, आपने ये लिमिट फिर क्रॉस कर रहे हैं, आपके रिलेटिव क्रॉस कर रहे हैं, देन सर आपको ऑफिस वेकेट करना होगा, यू आर डिस्क्वालिफाइड. ये कंपनी वर्ड दोबारा अंडरलाइन कर लो यहां पे, स्पेशली कल हम लोगों ने हाईलाइट इस पॉइंट को नहीं किया था. क्लियर? यस प्लीज. नेक्स्ट आगे, आज नया टॉपिक. अच्छा, एक तो पॉइंट ये हो चुका. दूसरा पॉइंट, सर अगर आपने, आपके रिलेटिव ने या आपके किसी पार्टनर ने कंपनी को, वो इंडेक्टेड है, कंपनी, सब्सिडरी, होल्डिंग, एसोसिएट और वो सारे, इनको अगर आप इंडेक्टेड हो,
इन एक्सेस ऑफ, कितना लिखा हुआ था 5 लाख, मतलब अप टू 5 लाख चलेगा, इन एक्सेस ऑफ 5 लाख अगर होंगे देन यू आर डिस्क्वालिफाइड, क्लियर। एंड प्लस अगर आपने इन कंपनीज को, आपने या आपके रिलेटिव ने या आपके किसी पार्टनर ने इन कंपनीज को क्या दे रखी है, गारंटी या सिक्योरिटी फॉर द इंडेटनेस ऑफ थर्ड पार्टी, एनी थर्ड पार्टी, और वो भी इन एक्सेस ऑफ कितना 1 लाख, सर यू आर डिस्क्वालिफाइड, क्लियर। तो यहां पे रिलेटिव का पॉइंट इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, बहुत घुमाएगा, बार बार वर्ड बोल रहा हूं, ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो हम लोग फोकस नहीं करते, कल इवन मेरे से भी स्किप हो गए, क्लियर। क्यों पहले सिंपल पे ही उलझ गए, अब बेसिक क्लियर हो गया ना, अब थोड़ा डिटेल में आए कि नहीं सर यहाँ पे तो वर्ड अकेला कंपनी लिखा हुआ है, यहाँ पे बाकी वर्ड्स तो लिखे नहीं हुए, क्लियर। नेक्स्ट इज, अब चलें जी नंबर 5th पॉइंट हमारा, अ पर्सन, यस, A person or a firm who, whether directly or indirectly, has business relationship. Underline the word business relationship of such nature as may be prescribed. वो मैं बताऊंगा कि बिजनेस रिलेशन कौन सा होगा, बट वन थिंग मेक इट नोट, क्या अगर आपका या आपकी फर्म, अगर तुम इंडिविजुअल हो तो आप, अगर फर्म हो तो नेचुरली फर्म, क्लियर। आपका कंपनी के साथ, अच्छा कंपनी नहीं, नीचे आगे पढ़ क्या लिखा हुआ है, एक वर्ड एक्स्ट्रा और आ गया, पहला बात कंपनी, दूसरा सबसी, तीसरा होल्डिंग, फोर्थ एसोसिएट, नंबर 5 सबसी ऑफ सच होल्डिंग एंड सबसी ऑफ सच एसोसिएट, ये एक नया वर्ड आ गया, सबसी ऑफ सच मतलब मेरी एसोसिएट की आगे सबसी, मेरी एसोसिएट की आगे जो सबसी होगी उनके साथ भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी तरह का कोई बिजनेस रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। अरे सर अगर बिजनेस रिलेशनशिप होगा, हाउ कुड यू बी इंडिपेंडेंट? आप अपनी ओपिनियन इंडिपेंडेंट होकर कहां से दोगे बताओ, सिंपल सा पॉइंट, पॉसिबल ही नहीं है। तुम्हारा तो उनके साथ बिजनेस रिलेशन है, तुम्हारा तो उनके साथ फाइनेंशियल रिलेशन है, और जहां पैसा आया वहां पे सर अपनी ओपिनियन क्या सही निकलेगी, मतलब ही नहीं सर, क्लियर। पढ़िए, अब आप कहेंगे सर व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस रिलेशनशिप, एंड ऊपर लिखा था एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड, रूल्स के अंदर है, नीचे पढ़, एज पर रूल 10, पहला, The term business relationship shall be construed as any transaction entered into for, किस पर्पस के लिए, कमर्शियल पर्पस। इन्होंने एक लैंग्वेज बड़ी अच्छी यूज की हुई है, कहता जी हमारे अकॉर्डिंग बिजनेस रिलेशनशिप का मतलब है एनी ट्रांजेक्शन, जो भी तुम आपस में एंटर कर रहे हो, फॉर किसके लिए, कमर्शियल पर्पस। कमर्शियल पर्पस क्या होता है, पैसा कमाना, बिजनेस मोटिव, क्लियर। एक्सेप्ट इस लाइन की एक्सेप्शन होना मतलब, इस लाइन की एक्सेप्शन होना मतलब ये बिजनेस रिलेशनशिप नहीं माने जाएंगे, मतलब ये कर सकते हो, ये तुम कर सकते हो, समझ गए ना। यहां पे इतना डिटेल में क्यों जा रहा हूं, क्योंकि बार बार वो इसी बातों पे कंफ्यूज करेगा। सर समझो, उसने क्या कहा, मेरे अकॉर्डिंग तो जी एनी ट्रांजैक्शन विल बी टर्म्ड एज बिजनेस ट्रांजैक्शन व्हिच इज एंटर्ड फॉर कमर्शियल पर्पस, बट एक्सेप्ट किन को छोड़ के, पहला पॉइंट पढ़िए, commercial transactions which are in the nature of professional services permitted to be rendered by an auditor or audit firm under the क्या Companies Act CA Companies Act 2013 और the Chartered Accountant Act 1949, क्लियर। सर एक सेक्शन जब आप पेजेस शिफ्ट करोगे 144 आपके पास आएगा, 144 आएगा, झूठ बोल रहा हूँ क्या, देख लेना जब बोल दिया देखने लगे भी हाँ सचमुच में आएगा कि नहीं आएगा। 144 जो आएगा उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि दीज सर्विसेज आर प्रोहिबिटेड, प्रोहिबिटेड सर्विसेज के नाम से है कि ये सर्विसेज एक चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी को प्रोवाइड नहीं करेगा। तो मतलब सर ये उस पॉइंट से हल्का सा लिंक कर रहा हूं, कहते जी अगर कोई भी प्रोफेशनल सर्विस, कोई भी प्रोफेशनल है, कमर्शियल तो होगी, फीस तो चार्ज करेंगे, फ्री में थोड़ी करूंगा, क्लियर। कोई भी प्रोफेशनल सर्विस जो ऑडिटर या ऑडिट फर्म जिसकी भी तुम बात कर रहे हो, जिसको तुम अपॉइंट करना चाहते हो, वो अगर कंपनी को प्रोवाइड कर रहे हैं एंड वो अलाउड बाय किसके द्वारा है, कंपनीज एक्ट एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 के अकॉर्डिंग अगर अलाउड है, दैट विल नॉट बी काउंटेड एज बिजनेस रिलेशनशिप। यार जब सीए एक्ट ने अलाउ कर दिया, जब कंपनीज एक्ट ने आपको अलाउ कर दिया, सर ये बिजनेस रिलेशनशिप नहीं है, आप इसको वर्ड कमर्शियल पर्पस के अंदर कवर नहीं कर सकते, क्लियर। तो पहले तो यहां पे ये जो एक्सेप्ट लिखा हुआ है ना, इसको ऊपर लिख,
below points are not, below points, अब नीचे दिए गए लिखेंगे ना, बिलो पॉइंट्स थोड़ा इंग्लिश लिख लो, बिलो पॉइंट्स, बिलो बिजनेस रिलेशनशिप्स। क्योंकि सर ये ना बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, कहीं ना कहीं हम लोग नॉर्मली ले जाते हैं, ठीक है ना, इसको चाहे ओवर कॉन्फिडेंस कह लो या नॉर्मल वर्ड कह दो, हम सीरियसली नहीं लेते समटाइम्स। बट जब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर घुमाया जाता है देन हमें फील होता है कि वहां पे वर्ड एक्सेप्ट लिखा हुआ था, इंक्लूडिंग था, एक्सक्लूडिंग था, क्या वर्ड, ये छोटे छोटे वर्ड ही नहीं याद आते। क्लियर? यस। दूसरा पॉइंट, एक पॉइंट तो क्लियर हुआ, कोई भी प्रोफेशनल सर्विस जो एक ऑडिटर या ऑडिट फर्म किसको दे रही है, कंपनी को, जो अलाउड बाय किसके द्वारा है, कंपनीज एक्ट या चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949। यस प्लीज आगे, कमर्शियल ट्रांजैक्शंस व्हिच आर इन दी, क्या लिखा हुआ है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस? रूटीन पार्ट है सर, डे टू डे नॉर्मल एक्टिविटी है, कोई स्पेशल एक्टिविटी तो नहीं है, पहली बात क्लियर। ऑफ द कंपनी एट, अंडरलाइन द वर्ड, क्या लिखा हुआ है, आर्म्स लेंथ प्राइस, साइड पे लिख ALP, शॉर्ट वर्ड ALP, क्योंकि टैक्स में भी नंबर ऑफ टाइम्स ये वर्ड आएगा, यहां पे भी आपके पास वर्ड है। सर देखो सिंपल सी बात, क्या ये कहीं गलत बात है कि एज अ CA होकर, चलो मैं इस कंपनी में एक्स लिमिटेड में अपॉइंटेड, एक्स लिमिटेड में मैं अपॉइंटेड हूं, क्लियर, एंड एज अ ऑडिटर मैं उनका ऑडिटर हूं मिस्टर डी, क्लियर, उनका ऑडिटर होते हुए क्या ये कहीं गलत बात है कि मैं इनसे अगर कोई सामान परचेज कर रहा हूं और पूरे पैसे दे रहा हूं? नहीं, ये तो कोई गलत बात नहीं। बट सर एक ना वैसे ही मतलब प्रिजम्पशन होती है, किस बात की प्रिजम्पशन, कि जब भी आप अपने कोई रिलेटेड पार्टी से, आप अपने कोई रिलेशन में कोई भी आइटम परचेज करते हो ना, तो कॉमन सेंस होती है एक नॉर्मली कि सस्ते में लिया हो, कि आपको डिस्काउंट अच्छा दिया हो। मतलब एक वर्ड जो होता है ना, हमेशा जो डाउटफुल सिचुएशन अराइज होती है, जिस कारण ये डिस्क्वालिफिकेशन में लाया गया था, वो किस कारण लाया गया था, कहते जी अगर आप कोई ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ ट्रांजैक्शन में कर रहे हो, अगर मान लो परचेज सेल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, कहीं ना कहीं सर आपके ऊपर इन्फ्लुएंस आएगा ही आएगा, हमारे अकॉर्डिंग तो है। बट सर अगर वो ट्रांजैक्शन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में है, आर्म्स लेंथ प्राइस पे है, व्हाट डू यू मीन बाय आर्म्स लेंथ प्राइस, जैसे हम दूसरे लोगों के साथ, दूसरे कस्टमर्स के साथ डीलिंग करते हैं ना, वही डीलिंग हमने आपके साथ करी। नहीं ना, एक हमेशा प्रिजम्पशन होती है कि अगर आप हमारे स्पेशल पर्सन हो, स्पेशल हो, कुछ तो स्पेशल होगा, कुछ तो एक्स्ट्रा होगा आपके लिए। कहते नहीं सर, आर्म्स लेंथ प्राइस, आर्म्स लेंथ प्राइस मतलब जो नॉर्मली ट्रीट करते हैं वही ट्रीटमेंट हमने इनको दिया, हमने कोई एक्स्ट्रा नहीं करा, कोई कुछ नहीं करा जिसके कारण इनके ऊपर कोई इन्फ्लुएंस आए। अगर 100 रुपए की चीज हम नॉर्मल कस्टमर को लगाते हैं, इसको भी 100 की लगा रहे हैं, या इसको 105 की लगा रहे हैं, ज्यादा ही लगा रहे हैं जी, कम नहीं लगा रहे, बस ठीक है, हम यही तो चाहते हैं। क्योंकि जहां थोड़ा सा भी किसी तरह का कोई कंसेशन आया, वहां पे इन्फ्लुएंस आया कि जी दुनिया को 100 का लगाते हैं, ये हमारे ऑडिटर हैं, इनको हम 90 का लगा रहे हैं, यही तो हम चाहते नहीं है, यही तो हम चाहते नहीं, क्योंकि इसी बात का तो क्या आएगा, इन्फ्लुएंस आएगा। हम नहीं चाहते कोई इन्फ्लुएंस आए, हम चाहते हैं जी इंडिपेंडेंट होकर वो क्या करे, काम करे। तो पहले क्लियर कर दिया। लाइक आगे पढ़ना, क्या लिखा हुआ है, सेल ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज टू द ऑडिटर, कॉमन बात है सर, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता कि अल्टीमेटली कि मैं आपसे परचेज कर रहा हूं, क्यों परचेज कर रहा हूं कि आप मुझे सस्ता लगाओगे, समझ गए ना। वैसे वैसे कॉमन अप्रोच सबको पता होती है। कोई भी पर्सन, आप एक सिंपल से बात बताओ, आप नॉर्मल परचेजिंग करते हो, डेली एक्टिविटीज में, डे टू डे एक्टिविटी में रूटीन परचेज करते हो ना, क्लियर, आप अपने ही किसी रिलेटिव या अपने ही किसी जान पहचान वाले के पास क्यों जाते हो, किसी दूसरे के पास क्यों नहीं जाते, बताओ, समझ गया ना। एक कॉमन वर्ड है ना, आफ्टर सेल सर, कुछ ना कुछ बेनिफिट, कुछ ना कुछ बेनिफिट, एक रिगार्ड, एक एक्सपेक्टेड होता है ना, वही कारण होता है इन्फ्लुएंस बनने का, वही कारण होता है इन्फ्लुएंस बनने का। तभी हमने पहले क्लियर कर दिया, अगर ट्रांजैक्शन आर्म्स लेंथ प्राइस पे है, ऑर्डिनरी ट्रांजैक्शन, ऐसा भी नहीं कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तेरे लिए करके दे रहे, नहीं सर, नॉर्मल रूटीन टास्क है हमारा और आपके लिए करके दे रहे हैं नॉर्मल प्राइस पे, जैसा लोगों को लगाते हैं वैसा आपको लगा रहे हैं, तो ठीक है सर, हमें कोई इशू नहीं, देन कोई बिजनेस रिलेशनशिप। क्लियर, आगे पढ़िए। सेम काइंड ऑफ आर्म्स लेंथ प्राइस मतलब जो नॉर्मल लोगों के लिए है वही आपके लिए है। यस प्लीज, एज कस्टमर्स इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस बाय कंपनीज engaged in the business of telecommunication, airlines, hospitals, hotels, and such other similar businesses.
क्लियर है? तो बेसिकली सर यहाँ पे ये एग्जांपल आपके सामने कोट की गई, क्योंकि यहाँ पे ना जैसे होता है ना टेलीकम्युनिकेशन सर्विस या एयरलाइंस आपको पैकेज अच्छे दे देंगे, सस्ते पैकेज दे देंगे, बढ़िया प्रीमियम सर्विस दे देंगे मोस्टली। क्लियर? जैसे होटल्स में डिलक्स रूम दे देंगे सिंगल रूम के रेट पे, होते हैं ये प्रिविलेज्ड कॉमन होते हैं, कूपन मेंबर्स दे दिए, कूपन कार्ड्स दे दिए। सर ये तो फिर एक एक्स्ट्रा बेनिफिट हुआ ना जो आप उनके साथ, दैट मींस आपका उनके साथ क्या है, बिजनेस रिलेशनशिप है। एंड जहां बिजनेस रिलेशनशिप होगा, ऐसे मान लो कंपनी वाले मुझे कूपन्स दे देते हैं, जैसे बहुत होता है ये बिग फोर वाले जहां जाते हैं ना, इनके पास तो सारे ब्रांड है, इनके पास सारे ब्रांड्स हैं, डोमिनोज हो गया, पिज्जा हट हो गया, लावांजा, बरिस्ता, बड़े बड़े सारे ब्रांड्स उनके पास हैं। अब एक ऑडिटर अगर उनके पास जाएगा, उसको इन्फ्लुएंस करने के लिए क्या है, वाउचर बुक दे दी, कूपन बुकलेट्स दे दिए, ले लो सर जितने लेने वाउचर। अब तुम तो सर वैसे ही बिक जाओगे वहां पे कि वाह जी वाह, हमें तो सर क्या मिल रहा है, अल्टीमेट कूपन मिल रहे हैं, कोई बात नहीं, नहीं है डॉक्यूमेंट, कोई चक्कर, कोई दिक्कत नहीं। यही तो दिक्कत है कि तुम उनके साथ किस में आ गए, एक बिजनेस रिलेशनशिप में आ गए। क्लियर? तो ये कहीं ना कहीं सर अपने आप में क्या है, गलत बात है। क्लियर? जैसे ये पीछे पता नहीं कौन सा था, एक पर्सन नेस्ले वालों का गई अपना ये ऑडिट करने, नेस्ले वालों का वो देसी घी आता है ना एवरीडे, जो 400-500 रुपए किलो वाला आता है, ऑडिटर को 3-4 डब्बे दे दिए उसके, ले जाओ घर पे ले जाओ। अब यार तेरे को देसी घी दे रहे हैं, तो वैसे ही बंदा मन खराब हो जाए, कभी क्या सामान दे दिया, और ले जाओ सर, हमारे कौन सा फर्क पड़ता है, यहाँ पे बथेरी कंपनी, कोई चक्कर नहीं। वो उल्टा आपके ऊपर क्या कर रहे हैं, वो इन्फ्लुएंस क्रिएट कर रहे हैं। यही तो हम चाहते नहीं है कि किसी बात का इन्फ्लुएंस आपके ऊपर आए। हम डिस्क्वालिफिकेशन पढ़ा मर गए हो तो देसी घी में बिक गया ले बता, इसीलिए तो पढ़ाया जा रहा है तुम लोगों को। समझ गए ना कि सर ये कॉन्सेप्ट्स नहीं होने चाहिए। जहां ये एंटर हुआ वहां पे तेरी इन्फ्लुएंस आया और तेरी जजमेंट गई, ओपिनियन तेरी क्या हो जाएगी, सबऑर्डिनेट टू द विशेस ऑफ अदर। जैसा वो चाहेगा, ठीक है ना, वैसा मैं अपनी ओपिनियन बना दूंगा। यही तो गलत है। अपॉइंटमेंट जो तुम्हारी करी किसने करी, शेयर होल्डर्स ने करी। तुम इंटरनल ऑडिटर नहीं हो, तुम कौन हो, स्टैट ऑडिटर। और तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द शेयर होल्डर्स है, नॉट टू द मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट सर इतना इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेगी, तेरा ध्यान भटकाएगी। बताओ सर क्या चाहिए, सिंपल वर्ड्स में क्या खाना है, कहां जाना है, किस लेवल के रेस्टोरेंट में बैठना है, होटल्स में जाना है, चलते हैं, कौन से रूम्स चाहिए, किस तरह के चाहिए, सब मिलेगा। परवाह ना मनो, वो आपको क्या कहेंगे, अल्टीमेट बस काम ना। उसको पता है कि अगर तेरा ध्यान काम की ओर ज्यादा रहा तो गलतियां निकालेगा, मैनेजमेंट को तंग करेगा, ऑनर्स को रिपोर्ट करेगा। यही तो हम चाहते नहीं। इवन ये मानो मैनेजमेंट के बंदे ना अपनी जेब से भी ऑडिटर खुश करना पड़े कर देंगे, बट ऑडिटर का ध्यान भटकाओ, इसको किताबों में नहीं, इसका ध्यान बाहर लेके जाओ। लिटरली नेक्स्ट ऑन बैंक ऑडिट्स हमारे आने वाले अप्रैल की स्टार्टिंग में, मैं आपको मिलूंगा नहीं 10 दिन तो शायद 8-10 दिन। उसमें क्या होगा, लास्ट टाइम हम ऑडिट पे गए जी, मतलब बंदा तो क्या, उन्होंने डस्टबिन बना रखा है जिसको खिलाई जाओ। क्यों? उसको पता है कि इसका ध्यान अगर 5 मिनट में फ्री हुआ ना, प्लेट से इधर हुआ, ये काम पे जाएगा। गए स्टार्टिंग में बैठे, पहले तो जी पानी, साथ में ड्राई फ्रूट की किट, जूस आ गया, सांस तो लेने दो, 2 मिनट बैठ तो जाने दो। आते सारी यार सब तैयार है, फिल्मी सेट तैयार होता ना, जैसे पूरा तैयार है। सही 10 मिनट बाद कहते जी चाय, मैं कहा जूस तो हो जाए, उसी के ऊपर मिक्स करके पिला देता, अगर रुक जा 2 मिनट। क्यों? उनको पता है कि अगर तेरा थोड़ा सा भी टाइम, एंड फिर वे कहेंगे आओ सर आपको बैंक दिखा। मैं कहा मैं पहली बार आया हूँ बैंक, वो टाइम वेस्ट करवा रहे हैं। और हमारे पास टाइम कितना होता है जी, एक बैंक में मैक्सिमम 3-4 दिन 5 दिन, ठीक है ना। वो क्या कहते हैं जी, बस ये जब आए हैं ना, पूरा कभी इधर कभी उधर, खाना खिलाने लेके जाना है कोई दूर के रेस्टोरेंट में लेके जाना, नजदीक नहीं जाना ताकि टाइम वेस्ट हो। क्योंकि शाम को 5 बजे मैंने वैसे जाना है, 11 बजे सुबह में आया हूँ, 6 घंटे है मेरे पास, 6 में से 4 घंटे वो ऐसे खराब कर देंगे, मेरे पास बचे कितने, 2 घंटे। 2 घंटे में मैं क्या काम करूंगा, कौन सा बैंक तो उस केस में अब अल्टीमेटली 2 घंटे भी सर वैसे ही इतना खिला देंगे, नींद वैसी आने हो जाएगी। इतने में शाम को फिर चाय का टाइम हो गया सर, क्या खाएंगे। ओ मैं यार सांस तो लेने दो माड़ा मोटा। वो कहते नहीं सर काम तो चलता रहता है, हमने कर रखा है सर, रिपोर्ट तैयार कर रखी है, आप साइन करो बस, ठीक है खत्म करो।
कि उसको पता है कि जहां तू डिटेल में गया वहीं पे वो फंसे। एंड एक उससे पिछले वाले थे, उन्होंने सेवा नहीं करी थी, कोरोना का टाइम था, हमने भी नहीं खाया, उनके हम एनपीए निकाल के आए। उस मैनेजर की क्या हुई, डिमोशन हुई। जिस बैंक में पहले वो मैनेजर थी, जिस बैंक में अगली बार गए, वहां पे वो एम्प्लॉय थी। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। बैंक के केस में क्या होता है, दिखा रखे हैं लोन पे लोन, लोन पे लोन दे रखे हैं, एसेट्स बना रखी हैं, आधी तो डेड एसेट है तुम्हारी। ऐसे लोन दे रखे हैं जो वापस ही नहीं आते, ऐसी ऐसी जगह लोन दे रखे हैं। हमारा काम क्या होता है, जाके एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स पकड़ना। और यही सबसे बड़ा था जिसके कारण वो पैर पकड़ते हैं। तभी क्लोजिंग के टाइम वो बैठे होते हैं ऑडिट, क्यों 31 को क्लोजिंग होगी, अगले 4 दिन में हम आगे बैठ जाएंगे वहां पे, ले आओ जी फाइलें, दिखाओ साल की, क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे। तो उनका वही यही काम होता है सर, मैक्सिमम इनको कंफ्यूज करके रखो। या मान लो लिस्ट मांगी, ठीक है ना, आधा घंटा हो गया लिस्ट दे नहीं रहे, टाइम वेस्टेज प्योरली। सबको कहते हैं एम्प्लॉयज को इनके साथ कॉपरेट ना करना, ठीक है ना, क्यों ना कॉपरेट करना, अगर ज्यादा कॉपरेट करोगे हमारी जान खाएंगे उल्टा। बट वही है, टैक्टफुल तो अपा भी है, काम तो हमें भी निकालना आता है, काम कैसे करना। अगले को पहले लिस्ट दे के रखता है, आते सार डेस्क पे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, ना हुए तो फिर मैं देखूंगा, फिर मैं नहीं छोड़ूंगा, कैसे कैसे निकालने वो मुझे भी आते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स, इसीलिए तो डिस्क्वालिफिकेशंस में ये पॉइंट आते हैं कि सर आपका कोई बिजनेस रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आगे पॉइंट पर, अ पर्सन who is related with the director or is in the employment of the company एज अ डायरेक्टर और केएमपी। मतलब सर आप जिसको अपॉइंट करने की बात चल रही है, आपका रिलेटिव, अच्छा यहां फर्म थोड़ी होएगी, फर्म थोड़ी वर्ड, इंडिविजुअल का रिलेशन होता है, फर्म का रिलेशन थोड़ी होएगा। पर्सन जिसका रिलेटिव कंपनी में डायरेक्टर है या कंपनी की एम्प्लॉयमेंट में है एज अ डायरेक्टर और एज अ केएमपी। केएमपी मींस की मैनेजरियल पर्सोनल। कौन कौन आते हैं, एमडी, डब्ल्यूटीडी, सीईओ, सीएफओ, सीएस। सर हम तो नहीं अपॉइंट करेंगे, आपके टॉप लेवल में तो कौन बैठे हैं, तुम्हारा रिश्तेदार बैठा है। फिर तो साफ ही बात है कि सर आप ओपिनियन गलत थोड़ी दोगे, आप तो उसकी फेवर में ओपिनियन दोगे, हमें नहीं चाहिए। नेक्स्ट आगे नंबर 2, नंबर 5 जो भी है, अ पर्सन who is in full time employment elsewhere। फिर यहाँ क्या करने आ रहा है, दो दो जगह पैसे खाएगा क्या। आप ऑलरेडी किसी जगह एम्प्लॉयड तो हो, फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में हो, तो सर यहाँ पे आपका ऑडिटर की अपॉइंटमेंट नहीं हो सकती। और अ पर्सन, मेन चीज, अ पर्सन, यस, a person or a partner of a firm holding appointment as a होल्डिंग मतलब ऑलरेडी है, ऑलरेडी करती है क्या, इफ सच पर्सन और पार्टनर इज एट द डेट ऑफ सच अपॉइंटमेंट और रीअपॉइंटमेंट होल्डिंग अपॉइंटमेंट एज ऑडिटर ऑफ मोर देन कितना, आपसे एक डिक्लेरेशन ली थी ना मैंने, जब ऑडिटर से अपॉइंटमेंट के टाइम मैंने आपसे एक डिक्लेरेशन, एक कंसेंट ली थी। किस बात की डिक्लेरेशन थी, कि दैट यू आर विद इन द सेट लिमिट्स, क्लियर, एंड सेट लिमिट इज दिस 20 कंपनीज। कि सर अगर आप मुझे अपॉइंट करते भी हैं तो हमारी फर्म के पास 20 से ज्यादा कंपनीज नहीं है, तो वी आर विद इन द लिमिट्स एंड यू कैन इजिली अपॉइंट अस। आप हमें अपॉइंटमेंट लेटर दे सकते हैं, मैं अपनी अपॉइंटमेंट करवा सकता हूं। तो ये डिस्क्वालिफिकेशन बन जाएगी अगर 20 से ज्यादा तुम ऑलरेडी होल्ड करते हो, तो सर आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मैक्सिमम लिमिट इज 20 कंपनीज, क्लियर। बट नीचे पर क्या लिखा है, व्हाइल कंप्यूटिंग द लिमिट ऑफ 20 कंपनीज, यस, अपॉइंटमेंट हेल्ड इन शॉर्ट वर्ड क्या, ओपीसी, कॉमा क्या लिखा हुआ है, डॉर्मेंट, इसको लिख डॉर्मेंट, डॉर्मेंट कंपनीज, स्मॉल कंपनीज एंड प्राइवेट कंपनीज हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल लेस देन कितनी, 100 करोड़, गायब है, 100 करोड़ shall not be considered, shall not be considered, clear, if such companies have not committed any default in filing with the registrar their FS under section 137 or annual return under section 90। मतलब सर फिर तो काफी सारा काम तो यहाँ बच गया, नहीं तो मैं तो सोच रहा था हाई 20 कंपनीज, अपने पास तो काम ही कुछ नहीं होगा। कहते घबराना, मेन वो जो 20 कंपनीज काउंट करनी है ना, 20 कंपनीज में ओपीसी को काउंट मत कर, जितने मर्जी ओपीसी का ऑडिट कर, डॉर्मेंट कंपनी, स्मॉल कंपनी आती है तो स्मॉल कंपनी में आती है, बहुत सारा काम तो। और तीसरा आगे क्या लिखा हुआ वर्ड, वो प्राइवेट कंपनी, अच्छा ये 100 करोड़ सिर्फ प्राइवेट कंपनी के लिए, स्मॉल कंपनी, डॉर्मेंट कंपनी, ओपीसी तो पहले ही माफ है, इनको तो काउंट ही नहीं करना। बट प्राइवेट कंपनी उनको काउंट नहीं करना जिनकी पेड अप शेयर कैपिटल कितनी है, लेस देन कितनी, 100 करोड़। तो बहुत है सर, बहुत है। एंड मोस्टली
मोस्टली जो लोग काम करते हैं वो प्राइवेट कंपनीज बनाकर ज्यादा करते हैं देन दैट ऑफ पब्लिक कंपनीज। आप डाटा निकाल सकते हैं कि सर आउट ऑफ टोटल कंपनीज कितनी हमारी प्राइवेट कंपनीज हैं, कितनी हमारी पब्लिक कंपनीज हैं। मोस्ट अब मेरे जैसे ने अगर काम करना है, मैं पब्लिक कंपनी क्यों बनाऊंगा? पैसा तो मैंने खुद का लगाना है। पब्लिक कंपनी पर्सन कब बनाता है? जब आपने पब्लिक से कैपिटल क्या करनी है, इकट्ठी। जब अपना ही पैसा लगाना है, कंपनी के बेनिफिट्स एंजॉय करने हैं, यू ऑलवेज मेक क्या, प्राइवेट कंपनी। और वो यूजली इसमें आती नहीं। एंड प्लस क्या लिखा हुआ है, सच कंपनीज। सच कंपनीज मतलब सारी, ये चारों, ओपीसी, डोरमेंट, स्मॉल, सबका, ये सबके लिए। बट इनका सर याद रखना, एनुअल फाइलिंग का डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। समझ गए ना? एनुअल फाइलिंग का डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। अंडर सेक्शन 137 एंड 92। 137 में क्या था, फाइलिंग ऑफ एफएस। 92 में क्या था, एनुअल रिटर्न। ये डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। देन सर 20 से इसको अलग रखो, ये तो जितने मर्जी करो, बाकी लिमिट तुम्हारी कितनी है, 20। उसके पब्लिक और लिस्टेड कंपनीज आएगी। बिल्कुल, लिस्टेड एंड इवन प्राइवेट कंपनीज जिनकी 100 करोड़ से ऊपर है। समझ गए ना? मोस्टली वो कंपनीज आ। नेक्स्ट इज a person who has been convicted by a court or of an offense involving fraud and a period of 10 years has not elapsed from the date of its commission. ऐसे पर्सन को तुम अपॉइंट करने की बात कर रहे हो जो पहले कोर्ट के द्वारा ऑफेंडेड है। क्लियर? ऑफेंस भी कौन सा, इन्वॉल्विंग फ्रॉड, एंड इस बात को हुए, उस कन्विक्शन को हुए अभी 10 साल इलैप्स नहीं हुए। तो इसको उल्टा पढ़ो, अगर तुम इस केस में फंस गए, कोर्ट ने तुम्हें करार कर दिया कि तुमने फ्रॉड करा है, तुमने ऑफेंस करा है, 10 साल के लिए तुम क्या हो जाओगे, डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। 10 साल के लिए किसी कंपनी में तुम ऑडिट नहीं कर पाओगे। ये भी ग्लोबल बैन। समझ गए ना वर्ड? ये भी ग्लोबल बैन है। समझ गए कॉन्सेप्ट? तो उसको उल्टा भी पढ़ के देख। आप ये पढ़ रहे हो, सर आपकी अपॉइंटमेंट तब हो पाएगी अगर आपने कोई कन्विक्शन करी भी होगी, उस बात को 10 साल हो चुके। मतलब अगर 10 साल नहीं हुए तो नहीं कर पाओगे। तो उल्टा पढ़, इसको क्या पढ़ोगे सर? मतलब अगर कन्विक्शन तुमने करी, अगर कन्विक्शन हुई, कोर्ट का ऑर्डर तुम्हारे अगेंस्ट आया, तुम ऑफेंडेड पाए गए, क्लियर, इन दैट केस 10 साल के लिए तुम्हारी अपॉइंटमेंट किसी भी कंपनी में नहीं हो पाएगी। साइड पे लिख, ग्लोबल बैन फॉर 10 ईयर्स। ग्लोबल 10 ईयर्स, इसका मतलब तो यही हुआ ना उल्टा, कि सर 10 साल अगर, देखो जी 10 साल अगर बीत चुके उस बात को, फिर तो अपॉइंटमेंट कर लेंगे, अब तक तो सुधर गया होगा। क्लियर? बट अगर नहीं तो सर हमारी तो एक्सपेक्टेड नहीं। आगे चल, अब पर्सन वो अलग केस था, उसमें पॉइंट क्या पड़ा था, पेज नंबर बताना कौन सा, 10 कितना, वो ट्रिब्यूनल की ओर से था, ये कोर्ट की ओर से। क्लियर? और वो इन्वॉल्विंग फ्रॉड है, कल्ला फ्रॉड नहीं है। समझ गए वर्ड? यहां पे वर्ड तेरा क्या था, यहां पे सर आपका पॉइंट ही देख, यहां पे रीजन पढ़ियो, ट्रिब्यूनल तेरा ऑर्डर क्यों दिया था, इफ एक्टेड इन अ फ्रॉड, यहां पे कल्ला फ्रॉड है, यहां कल्ला फ्रॉड है, वहां वर्ड क्या था, ऑफेंस इन्वॉल्विंग फ्रॉड, मतलब कोई भी हो सकता है ऑफेंस। समझ गए ना? दोनों में फर्क है। तो सर बाय कोर्ट 10 साल के लिए डिस्क्वालीफाइड, बाय ट्रिब्यूनल 5 साल के लिए, और एनी कंपनी मतलब ग्लोबल बैन, किसी कंपनी में आप अपॉइंट नहीं हो पाएंगे। क्लियर? किसमें? फिर तो 10 साल में आ जाओगे, फिर तो उसमें ही आ जाओगे आप लोग। क्लियर? नेक्स्ट इज लास्ट पॉइंट, a person who directly or indirectly renders any service referred to in section 144 to the company or its holding company or subsidy। इसमें बाकी नहीं है, मतलब तुम यहाँ पे एसोसिएट को, तुम यहाँ पे सबसी ऑफ सच होल्डिंग को, इनको तो दे सकते हो। यहाँ पे सिर्फ 3 वर्ड लिख, CHS। ये ना छोटे छोटे पॉइंट है, और तुम्हें अगर ना बताए जाए तुम सारे लिख दो कि किसी में नहीं दे सकते। मैंने पहली बात 144 में प्रोहिबिटेड सर्विसेज बताई। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोहिबिटेड सर्विसेज? जो आप एज अ स्टैट ऑडिटर होते हुए कंपनी को नहीं दे सकते। जब मना कर दिया और तुम फिर दे रहे हो, और वो भी किसको, कंपनी को, होल्डिंग को, उसकी सबसी को, सर यू आर डिस्क्वालीफाइड, यू आर डिस्क्वालीफाइड। नेक्स्ट आगे, फॉर दिस पर्पस, ग्लोबल बैन में क्या था कि मान लो लेट इट बी कोर्ट के द्वारा आप कन्विक्टेड पाए जाते हैं। क्लियर? किसी भी ऑफेंस में, मैं तो वर्ड यूज करूंगा, किसी भी ऑफेंस में इन्वॉल्विंग फ्रॉड, बेशक फ्रॉड का ही क्यों ना हो, उस कन्विक्शन को हुए अगर 10 साल नहीं हुए, इलैप्स्ड मतलब 10 साल बीत चुके, क्लियर, देन आप आज एलिजिबल हैं। बट अगर 10 साल अभी नहीं पूरे हुए, तब तक सर आप एलिजिबल नहीं होंगे, यू विल बी डिस्क्वालीफाइड। क्लियर? किसमें? कंपनी, होल्डिंग, सबसी, ये लिखा हो ना वर्ड,
कंपनी होल्डिंग सब्सी। नेक्स्ट इज फॉर दिस पर्पस, ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली का मतलब क्या है कि सेक्शन 144 आप आगे रीड आउट करेंगे, वहां से आप मीनिंग क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज वेकेशन ऑफ ऑफिस, पढ़िए जी। इफ आफ्टर अपॉइंटमेंट an auditor incurs any of the disqualifications mentioned in the section 141, he shall vacate his office as such auditor। सर आपको अपना ऑफिस वेकेट करना होगा। मैंने आपको पहले कहा अगर तो स्टार्टिंग से ही डिस्क्वालीफाई तो पॉइंट ही नहीं होंगी, बट अगर मान लो बाद में डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट करी तो क्या होगा सर, आपको अपना ऑफिस वेकेट करना होगा। बट एक डिस्क्वालिफाइड पर्सन हमारी कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकता, इवन फर्म। क्लियर? ये सच वेकेशन शैल बी, क्या लिखा हुआ वर्ड सर, इसको कैजुअल वैकेंसी की तरह ट्रीट करेंगे। एंड कैजुअल वैकेंसी का पॉइंट आप ऑलरेडी पढ़ चुके। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या कैग, गवर्नमेंट कंपनी अगर है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उस कैजुअल वैकेंसी को क्या करेंगे, फाइल करेंगे, फिल करेंगे विद इन नेक्स्ट 30 डेज के अंदर अंदर। एक एक्स्ट्रा पॉइंट पढ़ा था आपने, रेजिग्नेशन का केस। रेजिग्नेशन के केस में आपको विद इन 3 मंथ्स एक ईजीएम करवाकर मेंबर्स की अप्रूवल वहां पे करवानी होगी। बट सर ये रेजिग्नेशन का केस थोड़ी है, ये तो डिस्क्वालिफिकेशन का केस है। तो विद इन 30 डेज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपना ये नया पर्सन क्या करें, अपॉइंट करें। इसको नहीं कंटिन्यू करने देंगे क्योंकि ये तो क्या हो चुका, डिस्क्वालीफाई हो चुका। हुआ क्लियर? कितने पॉइंट्स आई तक, कितने होते हैं, 9 पॉइंट्स। क्लियर? पहले 4 पॉइंट्स तुम डिस्कस कर चुके थे नंबर ऑफ टाइम्स। 5th पॉइंट आज जो आप लोगों ने रीड आउट करा, क्या पॉइंट था जी, बिजनेस रिलेशनशिप। याद रखो बिजनेस रिलेशनशिप। अगर आपका या नेक्स्ट वन क्या था, आपके रिलेटिव का भी नहीं, सॉरी फर्म का, आपका ही कोई रिलेटिव, कोई पार्टनर, कुछ नहीं, आपका या आपकी फर्म का अगर कंपनी सब्सी होल्डिंग एसोसिएट, सब्सी ऑफ सच होल्डिंग, सब्सी ऑफ सच एसोसिएट, दूर दूर तक कोई अगर तुम्हारा बिजनेस रिलेशनशिप है एज मे बी प्रेस्क्राइब, एंड वो प्रिस्क्रिप्शन क्या थी, एनी ट्रांजेक्शन विच इज एंटर्ड फॉर, किसके लिए, कमर्शियल पर्पस के लिए। सत्संग में सुनते पार्टिसिपेट करो, क्या वर्ड बोला मैंने, इनटू कमर्शियल पर्पस के लिए। क्लियर? इन दैट केस दैट ट्रांजैक्शन विल बी कॉल्ड एज बिजनेस रिलेशनशिप, बट एक्सेप्ट 2 पॉइंट्स। नंबर 1 कौन सा सर, वो सर्विसेज जो एज अ प्रोफेशनल आपने कंपनी को दी एंड अलाउड बाय किसके द्वारा, कंपनीज एक्ट एंड सीए एक्ट अलाउड है, इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है एंड एट आर्म्स लेंथ प्राइस है, अलाउड, हमें कोई इशू नहीं। क्लियर? तो आफ्टर दैट एक पॉइंट आया सर, आपका रिलेटिव, अ पर्सन हुज रिलेटिव इज अ डायरेक्टर or is employed in the company or having employment in the company as a director or KMP, short word director or KMP, रिश्तेदार आपका क्या है, डायरेक्टर और KMP। नेक्स्ट पॉइंट इज आगे क्या था जी, फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में एल्सवेयर हो, या आप ऑलरेडी होल्डिंग more than 20 companies but while counting the limit of 20 companies, OPC, dormant, small and private company whose paid up share capital is less than 100 crores and annual filing का डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, ये कंपनीज को काउंट मत करना। आफ्टर दैट सर कोई भी पर्सन जिसकी तुम, पर्सन नॉट फर्म, पर्सन, क्लियर, जिसको तुम अपॉइंट करने की बात कर रहे हो सर, वो कन्विक्टेड पाया गया बाय द कोर्ट ऑफ एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग फ्रॉड, नॉट फ्रॉड, इन्वॉल्विंग फ्रॉड हो सकता है इस बीच में, एंड अ पीरियड ऑफ 10 years, अब तक उसको इलैप्स नहीं हुए, आपकी अपॉइंटमेंट नहीं हो सकती। या आप 144 के अकॉर्डिंग जो प्रोहिबिटेड सर्विसेज हैं, वो सर्विसेज आप कंपनी को, होल्डिंग को या सब्सी को देते हुए पाएंगे। क्लियर? देन यू विल बी डिस्क्वालिफाइड एंड आपको अपना ऑफिस वेकेट करना होगा। दिस वैकेंसी विल बी कॉल्ड एज कैजुअल वैकेंसी टू बी फिल्ड अप बाय द बोर्ड। क्लियर कॉन्सेप्ट? चलिए नेक्स्ट वन आगे सर, remuneration of auditors, yes please, remuneration to be fixed in GM. The remuneration of the auditor of a company shall be fixed in the GM or in such manner as to be decided in the GM. सर एक बात बताओ, सिंपल सी बात, आपकी अपॉइंटमेंट कहां पे होगी, तो सर जो अपॉइंट करेंगे लगे हाथ आप अपनी रेमुनरेशन भी फिक्स करवा लो, सिंपल सी बात। क्योंकि जब अपॉइंटमेंट लेटर आया होगा, मैंने उनको अपनी एक्सेप्टेंस तो भी दी होगी, मैंने उनको फीस तो कोट की होगी कि मैं रेमुनरेशन इतनी लूंगा भाई। तो सर जब आपकी अप्रूवल होगी मेंबर्स के थ्रू, साथ के साथ रेमुनरेशन भी क्या करवा लेना, फिक्स करवा लेना। क्लियर? जो भी डिसाइडेड होएगी अपनी जर्नल मीटिंग के अंदर। अच्छा वर्ड है जर्नल मीटिंग, एजीएम क्यों नहीं कहा, हो सकता है कि तुम्हें ईजीएम के अंदर रखा गया हो कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस में, तभी मैंने वर्ड क्या यूज करा, जीएम, मे बी एजीएम, मे बी ईजीएम। यस, रेमुनरेशन टू बी फिक्स्ड बाय बोर्ड। यस पढ़िए, इन केस ऑफ
The first audit, फर्स्ट ऑडिटर कौन था? फर्स्ट ऑडिटर कौन था? जो इनकॉर्पोरेशन से फर्स्ट ईयर में रखा गया, क्योंकि उसके बाद सारी पावर्स रखने की किसके पास है? मेंबर्स के पास। तुम तो जस्ट रिकमेंड करोगे, बट फर्स्ट ऑडिटर को रखने की पावर आपके पास है, बोर्ड के पास। तो उनकी रेम्युनरेशन कौन फिक्स करेगा? बोर्ड ही क्या करेगा? फिक्स करेगा। नेक्स्ट आगे, सर्टेन सम्स टू बी इंक्लूडेड इन क्या? रेम्युनरेशन। पढ़िए, द रेम्युनरेशन शेल in addition to the fee payment to an auditor include हाँ, the expenses if any incurred by the auditor in connection with the audit of the company. अब मान लो कंपनी के ऑडिट के टाइम अगर आपने कोई अपनी जेब से पर्सनल एक्सपेंसेस भी दिए होंगे जो कंपनी को देने चाहिए थे, आपको देने पड़े या दिए आपने, वट एवर द केस, वो सारी रीइंबर्समेंट आपको होगी, आपकी रेम्युनरेशन का पार्ट बनेगी। एंड एनी फैसिलिटी एक्सटेंडेड टू द ऑडिट। क्लियर? सो बेसिकली होता है लॉट ऑफ टाइम ऑडिट के टाइम कुछ एक्सपेंडिचर मैंने अपनी ओर से कर दिए, ठीक है ना। जैसे मान लो ऑडिट के टाइम अगर मान लो मैं कह रहा हूं जी मैं चेकिंग पार्ट के लिए मैंने गवर्नमेंट फीस को फिल आउट करी कि मैं आपके डॉक्यूमेंट्स बैकएंड से चेक कर सकूं, जबकि देनी तो कंपनी को चाहिए थी, बट मैंने टाइम शॉर्टेज के चक्कर में यार फटाफट कर मैंने दे दी। तो वो सारे एक्सपेंसेस जो भी इन कनेक्शन विद द ऑडिट होंगे, क्लियर, वो सारे के सारे आपको क्या किए जाएंगे? रीइंबर्स किए जाएंगे। वो थोड़ी लेंगे और फीस बार नहीं कुछ भी अगर नहीं, वो चीज नहीं है, ऐसा नहीं है। सिर्फ इन कनेक्शन विद द ऑडिट जो एक्सपेंडिचर्स आपने करे, ये नहीं, जैसे ट्रैवलिंग का हो गया, ठीक है ना, वो सारी रीइंबर्समेंट्स आपको करवाई जाएंगी। क्लियर? यस। However, the remuneration shall not include any remuneration paid to the auditor or any other service rendered by him at the request of the company. एट द रिक्वेस्ट, अगर कोई अलग से सर्विस ली होगी कंपनी की रिक्वेस्ट पे, वो इस रेमुनरेशन में कवर मत कर देना, वो अलग से है सर्विस। जो सर्विसेज मैंने आपको अलाउ करवाई थी पीछे, अगर कोई सर्विस आप अलग से प्रोवाइड कर रहे हो कंपनी को, कंपनी की रिक्वेस्ट पे, तो सर उसके चार्जेस अलग होंगे, वो मेरी इस फीस के अंदर कवर मत कर देना। ये फीस अलग है, ये स्टैट ऑडिट की फीस है, वो अलग फीस है। क्लियर है कॉन्सेप्ट? नेक्स्ट इज पावर्स एंड ड्यूटीज, मींस सेक्शन 143। पढ़िए जी। Powers and duties of auditors and auditing standards. Yes, सबसे पहले राइट्स एंड ड्यूटीज एज पर सेक्शन 143 सबसेक्शन 1। सबसे पहले राइट ऑफ एक्सेस टू बुक्स, इसके बिना हम करेंगे क्या? सिंपल सा पॉइंट, अगर ये राइट मुझे ना दिया गया, बट वही बात है सर, लॉ है, सिली टू सिली पॉइंट भी लिखने पड़ेंगे, क्योंकि हम तो सीधा वही लास्ट में कहते हैं बता कहां लिखा हुआ, ये देखो, समझ गए ना? ये लॉजिक समझो कि क्यों ये ऐसी प्रोविजंस बनाई जा रही। अगर तुझे यहां ऑथराइज किया गया ना, तभी हम किसी हक से वहां पे कंपनी में जाते हैं कि तुम तो कैसे नहीं बुक्स देते, तुम्हारे तो नेक्स्ट आगे रिलेशन में भी देंगे, समझ रहे हो? तो सिंपल सी बात है, आपको तो सर देनी पड़ेगी, क्योंकि लॉ के अकॉर्डिंग मेरे पास क्या है? राइट। पढ़ो, द ऑडिटर शेल हैव The auditor shall have access at all times to the books of account and vouchers of the company also, supporting documents, वो भी साथ में आप दोगे जो भी मैं डिमांड करूंगा। His right extend to all the books whether kept at the, कहां पे? रजिस्टर्ड ऑफिस और एट एनी अदर प्लेस। अब हम कह रहे थे जो रजिस्टर्ड ऑफिस पे पड़ी है वो तो देख ले, पर जो वहां पड़ी है वहां नहीं दिखाएंगे। क्यों भाई? ये क्या मतलब? जो ब्रांच पे पड़ी है वहां नहीं दिखाएंगे, क्यों नहीं दिखाओगे? सर मेरा पूरा राइट है, जब लिखा हुआ है हिज राइट एक्सटेंड टू ऑल द बुक्स वेयर एवर केप्ट, जहां पे भी रखी हूं। एक सेक्शन 128 में पॉइंट आया था, सर मे बी आप रजिस्टर्ड ऑफिस पे रख सकते हैं और मे बी एट एनी अदर प्लेस। देख पॉइंट, समझ गए ना वर्ड? साथ साथ राइट लेते जाओ कि सर कहीं भी पड़ी होंगी सारी बुक्स पे मेरे पास राइट है। आगे चल, द ऑडिटर शेल हैव access to the records of all the subsidiary companies and associate companies. हाँ In so far access to the books of subsidiary companies. बिल्कुल सर, अगर सीएफएस बनाने के लिए सीएफएस कहां से बनेगी? कंसोलिडेशन कहां से बनेगी? सबसी और एसोसिएट को मिलाकर उनकी भी बुक्स लेके आओ, उनकी भी बुक्स चेक करवाओ, मुझे चाहिए भाई। अगर सीएफएस का ऑडिट करवाना है, सीएफएस में तेरी होल्डिंग, तेरी कंपनी, सबसी कंपनी और एसोसिएट कंपनी है, और मुझे अपनी बुक्स दिखा के कह रहे हो कर लो ऑडिट। सीएफएस का मतलब क्या है? सीएफएस में सब कुछ इंक्लूड होता है ना, मुझे उनकी भी बुक्स चाहिए, और ये लॉ के अकॉर्डिंग मेरे पास राइट अवेलेबल है कि जिसकी भी बुक्स तुझे चाहिए तो ले। क्लियर? सो फर्स्ट राइट इज राइट ऑफ एक्सेस टू बुक्स। क्लियर? आपके पास एक्सेस करने का पूरा राइट है, जब मर्जी जब चाहो आप वो बुक्स ले सकते हो, चेकआउट कर सकते हो, जो तेरे काम के अकॉर्डिंग टू क्या है रिक्वायर्ड है। क्लियर? नेक्स्ट प्लीज। यस is required for the purpose of consolidation of the financial statement of the company. Yes. With subsidiary company and associate company. Yes. Next आगे,
तो वही वाला पॉइंट है कि जैसे पेरेंट कंपनी करा ली और नहीं करानी पड़ेगी सब्सिडियरी को। नहीं, वो तो करवाएंगे, ऑडिट करवाना तो हर कंपनी के लिए मैंडेटरी है। वो सीएफएस का पॉइंट था कि सर अगर आपका इमीडिएट होल्डिंग पर्सन बना रहा है देन आपको अपनी जो है कंसोलिडेशन सीएफएस अलग से बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं भी तो किसी ने ऑडिट तो सबका होगा, कंपनी ऑडिट तो सबका होगा, सारी कंपनीज का अलग अलग होगा, चाहे तुम मेरी सबसे होल्डिंग कोई भी हो, सबका अलग अलग ऑडिट रिपोर्ट बनेगी ही बनेगी। आपा भी छोड़ेंगे नहीं तो हमारी फीस गई। ऐसा तो एक ही कंपनी आगे 10 कंपनीज को होल्ड करके बैठी है, मैं तो 10 कंपनियां गई सर, 10 के 10 अलग बिल जनरेट होंगे, चिंता ना कर, सबका फीस अलग स्ट्रक्चर है, सबका ऑडिट अलग होगा। ऐसा कहीं नहीं लिखा गया कि कंसोलिडेटेड ऑडिट, कहां वर्ड बोला गया, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यूज किया गया, ऑडिट वर्ड थोड़ी है, आने भी नहीं देंगे। आगे राइट टू रिक्वायर इंफॉर्मेशन, The auditor shall be entitled to require from the officers of the company such information and explanation as he may consider necessary for the performance. जो तुम्हें टाइम के अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन चाहिए, जिस पर्सन से चाहिए, ऑफिसर ऑफ द कंपनी से सर आप टाइम टू टाइम अपनी वो सारी इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन ले सकते हैं। क्लियर? ऐसा नहीं कि आपको कोई इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करेगा या कोई एक्सप्लेन नहीं करेगा। पहली बात, आपका ऑडिट करने में आ रहा हूं, मुझे नहीं पता तुम्हारी कंपनी में क्या चलता है क्या नहीं, ये तुम लोग ही क्या करोगे, एक्सप्लेन करोगे। एंड अगर कोई कॉर्पोरेट आपसे नहीं कर रहा सर, आप डायरेक्टली एक्शन ले सकते हैं, बिकॉज इट्स योर राइट टू रिक्वायर इंफॉर्मेशन तो दो, तभी तो मैं आगे ऑडिट कर पाऊंगा। नेक्स्ट इज नाउ ड्यूटी टू मेक इंक्वायरीज, इंपॉर्टेंट, ड्यूटी टू मेक इंक्वायरीज। 6 इंक्वायरीज है यहाँ पे जी, 6 इंक्वायरीज हैं। क्लियर? और ये इंक्वायरीज आप हर ऑडिट में करेंगे ही करेंगे, बट इनका ऑडिट रिपोर्ट में जिक्र तब करना जब कुछ गलत होगा। ये जस्ट इंक्वायरीज हैं, रिपोर्टिंग नहीं है। दोबारा, इंक्वायरीज हैं, रिपोर्टिंग नहीं है। इंक्वायरी का मतलब क्या होता है? पूछताछ। एंड अगर कुछ गलत मिलेगा तो रिपोर्ट का पार्ट बनेंगे, अदरवाइज नहीं। एक आगे नीचे पॉइंट पढ़ना, यहां पे ये देख, ये वर्ड पढ़, क्या लिखा हुआ है? रिपोर्ट ऑन, क्या लिखा हुआ है? बातें ये भी पूछनी है, प्रिंसिपल असर्शंस ये भी हैं, बट पहला वर्ड देखियो क्या लिखा हुआ है? रिपोर्ट। रिपोर्ट मतलब गलत हो, सही हो, एग्री करें, डिसएग्री करें, रिपोर्ट का ये पार्ट बनेंगे ही बनेंगे। समझ रहे दोनों में फर्क? पहला क्या था? ड्यूटी टू मेक इंक्वायरीज। मैंने रिपोर्ट करने को तो कहा ही नहीं, मैंने क्या कहा था? तेरी ड्यूटी बनती है कि इंक्वायरी कर। एंड नेचुरली सर इंक्वायरी करोगे, सही मिला तो छोड़ परे, गलत मिला तो क्या कर देना? रिपोर्ट कर देना। सिंपल पॉइंट। बट एक नीचे पॉइंट है, क्या लिखा हुआ है? रिपोर्ट ऑन प्रिंसिपल असर्शंस। इसमें भी काफी सारे पॉइंट्स देख रहे होंगे आप, 8, 9, 10 पॉइंट्स होंगे कम से कम। ये हर बार ऑडिट रिपोर्ट का पार्ट बनेंगे ही बनेंगे, इन सिंपल वर्ड्स। क्लियर? और ये यूजुअली किसी को पता नहीं होता, इंटर लेवल पे जल्दी जल्दी किसी को पता नहीं होता कि ये पॉइंट्स है क्या। सर ये वो पॉइंट्स हैं जो हमेशा मैं जब भी रिपोर्ट बनाऊंगा ना, ये पॉइंट्स पक्का आएंगे। ये पहले कवर अप हो जाने दो, आपको ऑडिट रिपोर्ट दिखाऊंगा जो हम लोग बनाते हैं, उसमें ये पॉइंट्स सारे वर्ड टू वर्ड ये पॉइंट्स आएंगे। उसमें इंक्वायरी कभी नहीं आएगी। ये जो ऊपर 6 पॉइंट्स पढ़ोगे ना, ये कभी नहीं आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि वो तो इंक्वायरी है। मैंने इंक्वायरी करी, मुझे ठीक मिला, मुझे रिपोर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर? पढ़िए जी। यस प्लीज, इसको थोड़ा सा प्रॉपर्ली रीड आउट करना। सबसे पहला पॉइंट पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? Whether loans and advances made by the company on the basis of security. पहली बात, लोन्स एंड एडवांसेस मेड बाय द कंपनी, मतलब दिए हुए हैं। क्लियर? ऑन द बेसिस ऑफ, किस पे? वो तो नेचुरली सिक्योरिटी भी देनी चाहिए, फ्री ऑफ सिक्योरिटी थोड़ी देंगे अपन। हैव बीन, क्या लिखा हुआ है? प्रॉपरली सिक्योर्ड। इंक्वायरी कर रहे हैं ना, थोड़ी फीलिंग उस पॉइंट से कि आप पूछताछ कर रहे हैं कि जो तुमने लोन्स एंड एडवांसेस कंपनी ने दे रखे हैं सिक्योरिटी के अगेंस्ट, क्या वो प्रॉपरली सिक्योर्ड है? लोन कितने का था? कहता जी 1 CR का। सिक्योरिटी कितने की है? 80 लाख की। पागल हो क्या? 1 करोड़ का लोन दे रहे हो, 80 लाख रुपए की सिक्योरिटी है, कर रिपोर्ट कर। पहले ही गलत पॉइंट। या फिर 1 करोड़ का लोन, कितने की सिक्योरिटी है? सर 1 करोड़ 25 लाख की। अच्छा ठीक है, सफिशिएंट है, अब कुछ नहीं करना। नेचुरली मैंने तुझे क्या कहा था? इंक्वायरी करने को कहा। इफ फाउंड करेक्ट, नथिंग टू डू। अगर सर कुछ गलत मिले देन आप क्या कर देना? साथ के साथ रिपोर्ट कर देना।
यही तो पूछ रहा हूं, वेदर लोन्स एंड एडवांसेस मेड बाय द कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी हैव बीन प्रॉपर्ली सिक्योर्ड, पहला पॉइंट। एंड साथ में वेदर द टर्म्स ऑन विच दे आर मेड, जिस टर्म्स पे उस लोन को दिया गया किया गया, आर कहीं प्रेजुडिशियल तो नहीं है, प्रेजुडिशियल मींस हार्मफुल, क्लियर, कहीं वो प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी और इट्स मेंबर्स तो नहीं है, कहीं पता लगे कंपनी के अगेंस्ट ही दे दिया, समझ गए ना, कहीं पता लगे ऐसे लोगों को लोन्स दे दिया और ऐसी टर्म्स में दे दिया जो कंपनी का ही नुकसान कर रही है। कौन ऐसा पर्सन जिसने ये लोन दिया, पहले तो उसको पकड़ो, जो कंपनी का ही नुकसान करवा रहा है, कंपनी की ही प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी एंड इट्स मेंबर्स कर रहा है, ये इंक्वायरी कर, चेक कर। इसको वर्ड स्पेसिफिक इंक्वायरीज भी बोलती है, ये जो पढ़ रहे हो ना इसको वर्ड स्पेसिफिक इंक्वायरीज भी बोलती है, क्लियर। पहला पॉइंट रिपीट करो दोबारा, क्या था जी, वेयर whether loans and advances made by the company on the basis of security have been properly secured, and whether the terms on which the loan have been made are prejudicial, questioning point, are prejudicial to the interest of company or its members। ऐसे वर्ड टू वर्ड याद होना चाहिए कि एक वर्ड हिलना नहीं चाहिए, यहां से समझ गए ना, बाय फील ये वर्ड आने चाहिए, देन आप लॉ की वो वोकैबुलरी, वो सेम वर्डिंग एज इट इज उतार पाओगे। सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट है, एक ही गुरु मंत्र है, रिवीजन, नंबर ऑफ टाइम रिवीजन, बार बार फ्री टाइम है, ठीक है, बैठे हैं, ऑरली चलो डिबेट, पॉइंट्स ये बता, इसमें क्या था, इसमें क्या था, ग्रुप डिस्कशंस, जितने ये पॉइंट्स बोल बोल कर याद करोगे, लिखवा तो मैं लूंगा अपने आप, पहले मेन कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एज इट इज कॉपी पेस्ट करना सीखो कि सर क्यों वर्ड चेंज होगा, एज इट इज याद करो। अगला वर्ड क्या लिखा हुआ है, वेदर ट्रांजैक्शन ऑफ द कंपनी, कंपनी की जितनी भी ट्रांजैक्शन है, which are represented merely by, किसके द्वारा, बुक एंट्रीज, आर प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। ये जितने भी जेवी डाले हुए हैं, जेवी मींस जर्नल वाउचर, जर्नल वाउचर का मतलब क्या होता है, जो नॉर्मली, क्योंकि ना उसमें पेमेंट है ना उसमें रिसीट है, अरे सब्सिडरी बुक्स में एक जर्नल नहीं बनाते थे, अगर किसी में कैश होगा कुछ होगा वो तो अपने अपनी बुक्स में चला जाएगा, जर्नल वाउचर में, जर्नल में कौन जाते हैं, जो कोई कहीं नहीं जाते। तो ये जो बुक एंट्रीज हैं इनको चेक कर एक बार जाके, क्या ये कोई प्रेजुडिशियल तो नहीं है, कहीं पता लगे बोगस एंट्रियां पा रखी हैं, फालतू की डमी एंट्रीज पा रखी हैं, ऐसा काम तो नहीं कर रखा जैसे सैलरीज अकाउंट डेबिट टू सैलरी पेमेंट, चल ना पेमेंट थी ना कुछ थी, खर्चा बुक हो गया, लायबिलिटी खड़ी होगी, डन हो गया, एक्सपेंस कम प्रॉफिट कम, क्या कर रहे हो भाई, समझ रहे हो पॉइंट। ये बुक एंट्रीज जो हैं, जो बुक एंट्रीज आपने कर रखी हैं, वो ट्रांजैक्शंस जो कर रखी हैं, क्या वो प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द क्या है, कंपनी। नंबर 2 पॉइंट, नंबर 3 आगे, इन केस ऑफ एनी कंपनी अदर देन, किसको छोड़ के, इन्वेस्टमेंट और बैंकिंग कंपनी, इनको छोड़ के, इनके केस में आपने इंक्वायरी नहीं करनी, क्या, इन केस ऑफ कंपनी, एनी कंपनी, वेदर सो मच ऑफ द एसेट्स ऑफ द कंपनी, सो मच ऑफ द एसेट्स ऑफ द कंपनी, जितनी भी तुम्हारी कंपनी के एसेट्स हैं उनमें अगर कंसिस्ट ऑफ क्या है, शेयर्स, डिबेंचर्स एंड अदर सिक्योरिटीज, मतलब तुम्हारी कंपनी की जो एसेट्स है ना, उन एसेट्स में क्या पड़ा है, शेयर्स, डिबेंचर्स या कोई अदर सिक्योरिटीज पड़ी हैं, हैव बीन सोल्ड, करी, क्या बेची, एट अ प्राइस लेस देन दैट एट विच दे वर परचेज्ड बाय द कंपनी, साइड पे लिख, कॉस्ट से कम, कॉस्ट से कम। क्या कोई एसेट्स, क्या कोई शेयर्स, डिबेंचर, कोई सिक्योरिटीज कंपनी ने सेल करी, अरे इन्वेस्टमेंट कंपनी है, बैंकिंग कंपनी है, उनका तो डेली का काम है, वो तो अगर कॉस्ट से नीचे भी बेचेंगे उनका तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, क्लियर। कौन से में ना वो कॉन्सेप्ट नहीं है, नॉर्मल इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूं मैं, कि तुम्हारी एसेट साइड पे इन्वेस्टमेंट पड़ी है, इन्वेस्टमेंट किसमें, शेयर्स, डिबेंचर, सिक्योरिटीज में, बट सर इन्वेस्टमेंट कंपनी, बैंकिंग कंपनी को छोड़ दो, इनका तो नॉर्मल काम है, इनका तो डेली का काम होता है। नॉर्मल कंपनी, अपनी जैसी नॉर्मल कंपनी अपनी इन्वेस्टमेंट को कॉस्ट से कम क्यों बेचेगी भाई, कॉस्ट से कम क्यों बेचेगी, कोई कारण तो होगा, पर इंक्वायरी करना, पूछ उनसे क्या कारण है कि वेदर एनी सिक्योरिटीज हैव बीन सोल्ड एट अ प्राइस लेस देन कॉस्ट एट विच दे आर एक्वायर्ड, ऐसा क्या कारण होगा भाई, कर इंक्वायरी इनसे। आगे नेक्स्ट, अगला पढ़ो जी, वेदर लोन्स एंड एडवांसेस मेड बाय द कंपनी हैव बीन शोन एज, क्या कहीं ऐसा तो नहीं है दिए लोन्स एंड एडवांसेस, दिखा दिए डिपॉजिट्स, सिक्योरिटी डिपॉजिट जैसे वर्ड बोलते हैं, क्यों भाई हेड क्यों चेंज कर रहे हो, अगर वो लोन्स एंड एडवांसेस हैं, क्योंकि डिपॉजिट और क्या चीज होती है, दोनों में फर्क है,
लोन्स एंड एडवांसेस में रिकवरी होती है, डिपॉजिट्स में रिकवरी नहीं होती या फिक्स होती है, क्योंकि डिपॉजिट जैसे सिक्योरिटी डिपॉजिट है, सिक्योरिटी डिपॉजिट अगर रिफंडेबल होगा, अगर होगा, कब मिलेगा, कब मिलेगा, जब कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी और लास्ट मोमेंट जब वो कनेक्शंस वगैरह जो भी होते हैं, ठीक है ना, जब आप ब्रीच करोगे तब, या जब आप हटा दोगे तब। बट सर लोन्स एंड एडवांसेस तो नॉर्मल चीज है। लोन्स अगर मैंने आपको दिए या एडवांसेस मैंने अगर आपको दिए, वो तो जैसे ही टर्म्स के ऊपर है वापस आना चाहिए। बट तुम क्या कर रहे हो, लोन्स एंड एडवांसेस को डिपॉजिट दिखाई जा रही हो, क्यों भाई, क्लासिफिकेशन क्यों चेंज कर रहे हो, कोई कारण होगा ना, तभी तो वर्ड बोल रहा हूं स्पेसिफिक इंक्वायरीज है, इनको चेकआउट कर, क्या लोन्स एंड एडवांसेस कंपनी ने डिपॉजिट की तरह शो कर रखे। अगला पॉइंट, वेदर पर्सनल एक्सपेंसेस हैव बीन चार्ज्ड टू रेवेन्यू, अपने पर्सनल खर्चे कहां चार्ज कर रहा है, रेवेन्यू में, ये वैसे ही गलत है। आगे चल, वेयर इट इज स्टेटेड इन द बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कंपनी दैट, क्या any shares have been allotted for cash, हाँ, whether cash has actually been received, शेयर्स को इशू करने के दो ही मेथड, कंसिडरेशन इन कैश एंड कंसिडरेशन अदर देन कैश। अगर फॉर कैश करा, फॉर कैश करा तो चेक कर कैश रिसीव हो चुका है नहीं, एंड अगर अदर देन कैश था तो बुक्स में जो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए था अदर देन कैश के केस में, क्या आपने वो करा या नहीं करा। अगला पॉइंट, एंड इफ नो कैश हैज बीन एक्चुअली सो रिसीव्ड, वेदर द पोजीशन as stated in the accounts books and the balance sheet is correct and regular and not misleading। चेक कर लेना कि मैं कुछ नहीं सर, मैं जस्ट इंक्वायरी कर रहा हूं, मैं छानबीन नहीं कर रहा, मैं इंक्वायरी, मैं पूछ रहा हूं तुमसे, और तुम्हारा बताना ही ऑटोमेटिकली मुझे अपने आप शक की ओर लेके जा रहा है। क्लियर, मैं तो जस्ट आपसे ये पूछा, मैं कहा जी तुमने कहा जी हमने शेयर इशू करे, किस में करे, फॉर कैश करे, क्या कैश रिसीव हो गया था टाइम से, कहता हाँ जी होगा, ठीक है फिर। एंड अगर मान लो कैश रिसीव नहीं हुआ तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, बैलेंस शीट में जो आपने उसका ट्रीटमेंट करा, क्या वो ट्रीटमेंट इन कंप्लायंस विद था, चेक कर रहा हूं, मैं तो जस्ट पूछ रहा हूं। क्लियर है कॉन्सेप्ट, इसीलिए मैंने कहा अगर कुछ गलत मिलेगा तो रिपोर्ट करनी है, अदरवाइज ये रिपोर्ट का पार्ट नहीं है। हुआ क्लियर कॉन्सेप्ट, कोई डाउट। इसका शॉर्ट वर्ड साइड पे लिख, ऐसे लिखना जैसे मैं लिख रहा हूं, लिबास कपड़ा लिबास, लिबास कपड़े को बोलते हैं, लिबास कपड़ा। अब चेक कर, 6 पॉइंट्स मैंने अंडरलाइन करे यहां पे। फर्स्ट पॉइंट एल, ऊपर चेक कर क्या था, लोन्स एंड एडवांसेस, अंडरलाइन कर ले, लोन्स एंड एडवांसेस। दूसरा वर्ड बी, बुक एंट्रीज, सेकंड वाले में चेक कर, बुक एंट्रीज है। आगे वर्ड एस, एस मींस सिक्योरिटीज, तीसरा चेक कर, वो लिखा हुआ था ना, शेयर्स, डिबेंचर एंड अदर सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज। अगला वर्ड क्या है, सी, वो नीचे कैश वाला, नीचे कैश वाला था ना, अलॉटेड फॉर कैश, कैश कंसिडरेशन जो शेयर शूट्स वाला था। पी मींस पर्सनल एक्सपेंसेस एंड ए मींस वही लोन्स एंड एडवांसेस का दूसरा पॉइंट, डिपॉजिट्स। क्लियर, शॉर्ट वर्ड है जस्ट इसको याद रखने के लिए, ताकि 6 के 6 पॉइंट्स आपके याद रहें। लिबास कपड़ा, LBSCPA। क्लियर, एल मींस लोन्स एंड एडवांसेस, पहला पॉइंट prejudicial to the interest of the company or its members, properly secured or not, clear, वो वाला पॉइंट। दूसरा बुक एंट्रीज को चेक करो, prejudicial to the interest of the company। तीसरा पॉइंट सिक्योरिटीज, अच्छा किसको छोड़ के, इन्वेस्टमेंट कंपनी और बैंकिंग कंपनी को छोड़ के, अगर तुम्हारी कंपनी में कोई इन्वेस्टमेंट पड़ी है जो तुमने बेची है लेस देन कॉस्ट। क्लियर, नेक्स्ट आगे पॉइंट सी, अलॉटेड फॉर कैश है तो चेक वेदर कैश हैज बीन एक्चुअली रिसीव्ड, and if not then the accounting treatment in the books of accounts and in the balance sheet। clear, P means personal expenses को revenue में चार्ज तो नहीं करा, and A means loans and advances को deposits की तरह आपने शो तो नहीं करा। clear, नहीं मतलब आपने वेदर वर्ड आगे लगाना है चेक करने के पॉइंट ऑफ। हुआ क्लियर कॉन्सेप्ट, कोई डाउट। नेक्स्ट आगे जो ड्यूटी टू मेक रिपोर्ट है एंड रिपोर्ट ऑन प्रिंसिपल असर्शन, ये इकट्ठा टॉपिक है। क्लियर, यहां से नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, बट फॉर द टाइम बिंग डिस्क्वालिफिकेशन का मेन टॉपिक हमारा हो चुका। राइट्स 2 पढ़ चुके, राइट टू एक्सेस ऑफ बुक्स एंड राइट टू रिक्वायर इंफॉर्मेशन, एंड थर्ड ड्यूटी टू मेक स्पेसिफिक इंक्वायरीज, दैट इज लिबास कपड़ा। हुआ क्लियर कॉन्सेप्ट, ठीक है जी।
बाकी करेंगे सर नेक्स्ट लेक्चर एंड इसको नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉपरली पढ़कर आना। पहले ये सारे पॉइंट्स मैं आप लोगों से सुनूंगा, आफ्टर दैट नया टॉपिक नेक्स्ट आगे करवाऊंगा। एंड लास्ट लेक्चर भी बताया था, अब भी बता रहा हूं, ये टॉपिक खत्म होते ही 9th एंड 10th चैप्टर का आप लोगों का क्या होगा, टेस्ट होगा। सो आप अपने लेवल पे प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दें। क्लियर? ये टॉपिक कंप्लीट होने के बाद एक लेक्चर मैं लूंगा जिसमें दोनों की रिवीजन या कुछ क्वेश्चंस हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, या ओवरऑल थोड़ी गाइडेंस दूंगा। क्लियर? बट टेस्ट बहुत अच्छा होने वाला है। क्लियर? सो प्रॉपर वे से प्रिपेयर करें, क्योंकि मेरे लिए मेन टॉपिक्स हैं। 15 नंबर का ये पेपर है मेरा। क्लियर? सो इसमें आपकी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। प्लस पॉइंट इज दैट ये टॉपिक्स में मैं क्यों फोकस कर रहा हूं, क्योंकि बोथ ग्रुप देने वाले जो ऑडिट का पेपर होगा, ऑडिट में ये दोनों टॉपिक्स मैं वहां पे नहीं करवाऊंगा सेम, मतलब 15+15 बोथ ग्रुप वालों आपके लिए 30 नंबर का पेपर ये है, जो कि सेम कॉपी पेस्ट यहां भी है एंड ऑडिट में भी। समझ गए ना? तो कहने का मतलब ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 दोनों में ये टॉपिक्स आपके आएंगे, एज इट इज आएंगे। एक ही जगह करने का उसमें क्यों करेंगे जब सेम तो है, बट सर मार्क्स डबल हो गए। यही 30 नंबर का पेपर आपका टोटल कंसिस्ट करेंगे इन बोथ ग्रुप। हुआ क्लियर? एंड आफ्टर दैट बीच बीच में रैंडमली छोटे छोटे टॉपिक, कोई बड़ा टॉपिक वो लॉ का चलता रहेगा नॉर्मल वेज। बट फर्स्ट ऑफ ऑल ये दो टॉपिक्स हम क्या करेंगे, अपने पक्के करेंगे। हुआ क्लियर? ठीक है जी।